नमस्कार। नर्मदा नदी घाटी की ऐतिहासिक गहराई के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आइए, आज हम एक ऐसे इलाके के सफर पर चलते हैं जिसे मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। एक ऐसा खास भौगोलिक क्षेत्र जिसने अपने भीतर मानव इतिहास के 5 लाख सालों के साक्ष्यों को समेट कर रखा है। जी हाँ, आधा मिलियन साल। समय की इस बहती नदी में मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला सिर्फ एक आम जगह नहीं है, यह एक जीता जागता संग्रहालय है। अच्छा, जरा सोचिए, भारत में इंसानों के सबसे पुराने सबूत आखिर कहाँ मिलते हैं? तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। इसका जवाब इसी नर्मदा घाटी में छिपा है, जिसका आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में इंसान की सबसे पुरानी मौजूदगी के तार सीधे तौर पर इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और सच कहूं तो यही बात इसे ऐतिहासिक नजरिए से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। इस पूरे सफर को हमने 5 अहम पड़ावों में बांटा है। शुरुआत होगी प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश से, फिर हम जानेंगे महाकाव्यों और मिथकों के बारे में। उसके बाद प्राचीन राजवंशों का उदय, शक्तिशाली राजगोंड साम्राज्य, और आखिर में बात होगी हमारे स्वतंत्रता संग्राम की। बस यूं समझ लीजिए कि हम इतिहास के पन्नों को एक एक करके पलटने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश, यानी मानवता का एकदम शुरुआती दौर। यहाँ का भूगोल वाकई कमाल का है। एक तरफ विंध्याचल की पहाड़ियां हैं और दूसरी तरफ सतपुड़ा की, और इन दोनों के ठीक बीच से होकर बहती है हमारी पवित्र नर्मदा नदी। ये जगह शुरुआती इंसानों के बसने के लिए एकदम परफेक्ट थी। भात्रा जैसे गांवों में मिले पुराने जीवाश्म बताते हैं कि नर्मदा के इन मैदानी इलाकों ने लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों को आश्रय दिया था। अब जैसे जैसे समय बीता, इंसानों ने भी खुद को बदला। वीएन मिश्रा जैसे पुरातत्वविदों की खोजबीन से पता चलता है कि लोअर पैलियोलिथिक युग में समनापुर के लोग सिर्फ पत्थर के साधारण औजार इस्तेमाल करते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चैल्कोलिथिक युग तक आते आते, मतलब चींचली जैसे इलाकों में, लोगों ने शंख की चूड़ियां और कान के गहने तक बनाने शुरू कर दिए थे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव था। और फिर आता है 1982 का वो साल, जब एक ऐसी खोज हुई जिसने सचमुच पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अरुण सोनेकिया जी ने हथनोरा में एक जीवाश्म खोजा, जिसे हथनोरा जीवाश्म कहा जाता है। असल में ये होमो इरेक्टस प्रजाति की खोपड़ी का एक हिस्सा है। आसान शब्दों में कहें तो ये भारत में इंसानों की मौजूदगी का सबसे पुराना और पक्का सबूत है। इस एक अकेली खोज ने इस इलाके को दुनिया के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। इसी नर्मदा घाटी में मालवा संस्कृति ने भी आकार लिया था। ये वो दौर था जब बेहतरीन लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे थे, जिन पर बहुत ही सुंदर ज्यामितीय डिजाइन होते थे। लेकिन बात सिर्फ बर्तनों की नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंसान अब घुमंतू शिकार की जिंदगी छोड़कर एक जगह बसने लगा था। बस्तियां बन रही थीं और कला का जन्म हो रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ। ये दौर है महाकाव्यों और मिथकों का, और खासतौर पर इसका जुड़ाव है महाभारत से। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलती है, कहानियों और ठोस सबूतों का एक अनोखा संगम। एक तरफ तो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं कि पांडवों ने अपने वनवास का कुछ समय यहीं बिताया था, जिसके निशान भीमकुंड और अर्जुन कुंड में मिलते हैं। या फिर ये कहानी कि खुद ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड घाट पर यज्ञ किया था। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास इसके पक्के भौतिक साक्ष्य भी हैं, जैसे बड़हाटा गांव में प्राचीन विराट नगर के खंडहर और मूर्तियां, या बचाई के पास मौजूद कीचक की विशाल चट्टान। ये सब मिलकर इस जगह को बहुत ही रहस्यमयी बना देते हैं। आइए अब तीसरे पड़ाव की ओर रुख करते हैं, प्राचीन राजवंशों का उदय। कैसे इस केंद्रीय इलाके पर कब्जे की होड़ मची। अगर हम प्रलेखित इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि मध्य भारत के इस बेहद अहम हिस्से पर कंट्रोल करने के लिए कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी गईं। सत्ता बड़ी तेजी से एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रही। दूसरी शताब्दी में यहाँ सातवाहनों का दबदबा था। फिर चौथी शताब्दी आते आते समुद्रगुप्त के नेतृत्व में गुप्त साम्राज्य ने यहाँ अपने पैर जमा लिए, और फिर 9वीं शताब्दी में कलचुरी साम्राज्य ने नर्मदा के तट पर माहिष्मती को अपनी राजधानी बना लिया। हर एक साम्राज्य ने यहाँ की संस्कृति पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। अब समय है चौथे पड़ाव का,
ये एक ऐसा युग था जिसे हम राजगोंड साम्राज्य के नाम से जानते हैं, समृद्धि और किलों का युग। यादव राव द्वारा स्थापित इस राजवंश ने इस इलाके में एक अभूतपूर्व शांति और सैन्य मजबूती ला दी। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है राजा संग्राम शाह का विजन। इस 52 की संख्या पर जरा ध्यान दीजिए। राजा संग्राम शाह ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए पूरे 52 किले बनवाए थे। नरसिंहपुर का मशहूर चौरागढ़ किला भी उन्हीं में से एक है। ये उनकी कमाल की सैन्य दूरदृष्टि का जीता जागता सबूत है। लेकिन खैर, इतिहास का ये नियम है कि हर बड़े साम्राज्य का अंत कभी न कभी होता ही है। 1564 का साल बेहद दुखद था। गौंड रानी दुर्गावती ने अकबर के सेनापति आसिफ खान का बड़ी बहादुरी से सामना किया और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। और इसी चौरागढ़ किले में राजकुमार वीर नारायण को आसिफ खान ने धोखे से मार गिराया। ये राजगोंड नेतृत्व के पतन और मुगलों और बाद में मराठों के हाथों में सत्ता जाने की एक दुखद लेकिन बहुत ही बहादुरी भरी कहानी है। आखिरकार हम आ पहुंचे हैं अपने 5वें ऐतिहासिक पड़ाव पर, स्वतंत्रता संग्राम यानी प्रतिरोध और बलिदान की कहानी। मराठों और पिंडारियों के उथल-पुथल वाले दौर के बाद 1817 में ये इलाका अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। लेकिन यहाँ के लोग चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। 1857 की क्रांति में मदनपुर के गौंड प्रमुख डेलन शाह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने सीधे पुलिस स्टेशनों पर ही कब्जा कर लिया। हालांकि 1858 में उन्हें फांसी दे दी गई, पर वो आग नहीं बुझी। 1932 के चिचली सत्याग्रह में हुए भारी प्रदर्शन और पुलिस फायरिंग ने ये साबित कर दिया कि आज़ादी की तड़प एक सदी से भी ज्यादा समय से उबलती रही थी। इस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में स्थानीय नायकों का बहुत बड़ा हाथ रहा। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नेताओं से प्रेरणा लेकर इन स्थानीय शख्सियतों ने जनता को जगाया और अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। डेलन शाह हों या फिर 1932 में शहीद हुए मनसाराम और गौरा देवी, साथ ही श्याम सुंदर नारायण मुशरान और ठाकुर निरंजन सिंह जैसे नामों ने ये तय किया कि ब्रिटिश राज के खिलाफ ये लड़ाई कभी कमजोर न पड़े। चलिए अब बात करते हैं आज के नरसिंहपुर की आधुनिक जनसंख्या की का एक जायजा लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और 1 नवंबर 1956 को जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तब नरसिंहपुर फिर से एक अलग जिला बन गया। 2011 के इन आंकड़ों को देखिए, ये बताते हैं कि आज का नरसिंहपुर कितना संपन्न है। यहाँ की आबादी 10 लाख से भी ज्यादा है। मतलब अगर हम तुलना करें तो ये साइप्रस नामक पूरे देश की आबादी के बराबर है। और यहाँ की साक्षरता दर भी लगभग 77% है। ये वाकई दिखाता है कि समय के साथ ये क्षेत्र कितना आगे बढ़ा है। एक और दिलचस्प आंकड़ा है 213। ये आज का जनसंख्या घनत्व है, यानी 213 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। जरा सोच कर देखिए, प्राचीन नर्मदा घाटी के उस आदि मानव काल से तुलना करें जब मीलों दूर तक सिर्फ एकाध इंसान नजर आता था, और आज ये एक जीवंत और घनी आबादी वाला इलाका बन चुका है। क्या कमाल की यात्रा रही है ना? जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल मन में उठता है। जब एक ही भौगोलिक स्थान, सिर्फ एक जिला, अपने भीतर इंसानी सभ्यता की जीत, त्रासदी और पूरे 5 लाख साल के विकास को समेटे हुए है, तो सोचिए इसका अगला अध्याय कैसा होगा। मध्य प्रदेश और नरसिंहपुर का यह इतिहास कल क्या नया लेकर आएगा। जो इतिहास आज बन रहा है वो भविष्य में कैसे देखा जाएगा। इसी विचार के साथ समय की इस बहती नदी का हमारा ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।